नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वथनांक में उन्नयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं यदि आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सारे वीडियो को आप एक लाइन से विलयन चैप्टर का आप पा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? तो उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब वृद्धि। ओके, तो क्वथनांक में बढ़ोतरी क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्वथनांक को जानेंगे। ठीक है, क्वथनांक यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? उबलना। जिस ताप पर कोई पदार्थ या कोई द्रव उबल जाता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको कैसे मिलता है, यानी क्वथनांक कैसे आपको मिलता है? तो इसका मैंने डिफिनीशन लिखा है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी द्रव जो होता है, मान लेते हैं हम एक बीकर ले लेते हैं और इधर हम एक में इसमें द्रव भर दिए हैं। ठीक है, तो कोई भी द्रव होता है वो क्या होता है? वाष्पशील होता है। मान लेते हैं ये क्या है? वाष्पशील है। ठीक है, तो वाष्पशील है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमेशा क्या होता रहता है? वाष्प का उत्सर्जन होता रहता है। ठीक है, अगर ये खुले पात्र में है, अगर ये ओपन है, तो ऊपर जो हवा के भी मॉलिक्यूल होते हैं वो भी नीचे की तरफ कुछ न कुछ दाब लगाते हैं और ये भी ऊपर जाते वक्त दाब लगाते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो इसके वाष्प बनने की दर क्या हो जाती है? और भी बढ़ जाती है। वाष्प बनने की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये जो वाष्प दाब है, ये वाष्प का दाब और वायुमंडल का दाब, ये क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल मतलब हवा। हवा का दबाव और वाष्प का दबाव जब बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि ये पानी क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। आप अक्सर देखे होंगे कि पानी को जब हम 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो पानी जो होता है वो उबलने लगता है। तो उबलने का मतलब ये होता है कि पानी का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। 100 डिग्री ताप पर पानी का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ताप के कारण वाष्प को और अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे द्रव की सतह पहले ऐसी होती है लेकिन जब उसे और अधिक कार्य करना पड़ता है तो उसकी सतह थोड़ा और ऊपर की तरफ उठने लगती है और आपको जब पानी देखेंगे तो खौलता हुआ वो आपको दिखाई देता है, पूरा खड़बड़ खड़बड़ करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्वथनांक आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये पानी ही क्या है? द्रव है हमारा। ठीक है, चलिए, ये द्रव जो है हम इसमें क्या लिए हैं? पानी लिए हैं। ठीक है, तो क्वथनांक का मतलब समझ में आया कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे, यानी हम कह सकते हैं उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए तो हम उसे क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो जब किसी अवाष्पशील ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो उस पूरे विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई द्रव है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है? उबलने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई अवाष्पशील ठोस को इसमें हम मिलाते हैं तो अवाष्पशील ठोस इसमें अंदर समा जाते हैं। ठीक है, जब ये अंदर आते हैं तो ये द्रव के जो अणु होते हैं उनको वाष्प बनने से रोकते हैं। पहले वाष्प खूब ज़्यादा निकलता है लेकिन जब ठोस जब इसमें आ जाता है तो वाष्प की जो मात्रा होती है थोड़ा कम हो जाती है।
जब वाष्प की मात्रा कम हो जाती है तो हमें और भी इसे हीट करना पड़ता है, ठीक है। जब वाष्प की मात्रा कम होगी तो ये 100 डिग्री पर न उबल करके ये हो सकता है 103 डिग्री पे उबले, या 100.2 डिग्री सेल्सियस पर उबले, या 104 पे उबले। मतलब 100 से हमेशा अधिक पे उबलेगा। 100 से ज़्यादा कितने पे उबलेगा? अधिक पे। जब द्रव की सतह में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो ये देखा गया है कि पानी जो है, या मान लीजिए पानी ही ले रहे हैं, तो पानी तो 100 डिग्री पे उबल जाता है, लेकिन जब हम अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसमें उसकी जो क्वथनांक होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वाष्प बनने की दर घटती है। वाष्प दाब जब कम होता है तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी ताप बढ़ाएंगे तो क्वथनांक में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन यही है कि जब किसी अवाष्पशील ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो उस पूरे विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पानी है। पानी जो होता है वो क्या होता है? विलायक होता है, और उसमें हम कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिए हैं। तो मान लेते हैं कि एक वायुमंडल दाब पर ये वाष्प दाब का ग्राफ है और ये टेम्परेचर का ग्राफ है। तो जब हम पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसका कुछ ग्राफ जो होता है वो ऐसे बनता है कि यहाँ से धीरे 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 जाकर यहाँ पर, यानी हो सकता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम विलायक में कुछ अवाष्पशील ठोस को मिला देते हैं, यानी विलेय को मिला देते हैं, तो विलेय को जब विलायक में मिलाते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। और जब वो विलयन बनता है तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, यानी ग्राफ थोड़ा और आगे बढ़कर यहाँ पर आकर हो सकता है टेम्परेचर 100.7 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाए। कोई भी हो सकता है, हम ये मान रहे हैं, ठीक है ना, कि 100.7 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो विलायक का जो पहले शुद्ध ताप था वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और शुद्ध ताप को हम क्या किससे प्रदर्शित करेंगे? टी, नीचे नोटेशन में लिखेंगे बी मतलब बॉइलिंग, और ऊपर लिखेंगे नॉट। नॉट का मतलब शुद्ध, शुद्ध मतलब जब वो अकेला था। जब वो अकेला था तो यानी टीबी नॉट बराबर कितना है? 100 डिग्री। और जब हम उसको विलयन बनाए यानी अवाष्पशील ठोस को मिलाए तो उसका जो टेम्परेचर है यानी बॉइलिंग टेम्परेचर टीबी जो है वो 100.7 डिग्री हो गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि कितना टेम्परेचर का वृद्धि हुआ, यानी डेल्टा टीबी पूछे। डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में बढ़ोतरी, यानी क्वथनांक में उन्नयन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, ठीक है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी बढ़े हुए टेम्परेचर में से पुराने टेम्परेचर को घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना बढ़ोतरी हुआ। अरे बढ़ोतरी हुआ 100.7 का, और पहले टेम्परेचर था 100, ठीक है ना, पहले माने 100, बाद में हो गया 100.7। तो 100.7 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.7 डिग्री सेल्सियस, यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ? 0.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन यही होता है कि ज़्यादा तापमान में से पहले वाले तापमान को घटा दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि क्वथनांक में वृद्धि कितना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन और ये क्वथनांक संबंधित ग्राफ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वथनांक के उन्नयन का अणुसंख्य गुणधर्म से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और आप वीडियो रोक कर आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। देखो दोस्तों, प्रायोगिक रूप से देखा गया कि किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोललता पर निर्भर करता है। जी हाँ, अगर विलयन में जब हम अवाष्पशील ठोस को विलेय करते हैं यानी घोलते हैं, ठीक है, तो
हो सकता है कि उसके अणुओं की संख्या और विलायक के अणुओं की संख्या में कोई खेल होता हो, जिसके वजह से क्वथनांक में उन्नयन होता हो। ठीक है, तो ये प्रायोगिक रूप से देखा गया कि जो विलयन का क्वथनांक होता है वो मोललता पर निर्भर करता है। ठीक है, मोललता को आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, मोललता का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार। ठीक है, तो चूंकि ये मोललता पर निर्भर करता है, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी जो है वो प्रोपोर्शनल यानी निर्भर करता है मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब इधर देखिए डेल्टा टीबी इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक नियतांक लेंगे जो कि क्या है? के बी यानी बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, तो डेल्टा टीबी बराबर बॉइलिंग कांस्टेंट हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, और मोललता का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोल बटे में विलायक का भार। विलायक का भार किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। ठीक है, अब केबी को क्या बोलते हैं? केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। केबी को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और केबी का मात्रक क्या होगा? केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। केबी का मात्रक कितना होता है? केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ठीक है, कैसे आया है ये मात्रक? तो आप जानते ही हैं, अभी हमने निकाला कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या n बटे में विलायक का भार यानी कैपिटल W, वो भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम। ठीक है, तो इधर क्या था? केबी था, केबी इंटू n बटे में W। ठीक है, तो हमको केबी का मात्रक चाहिए तो केबी को इधर ही रहने देते हैं, W इधर गुणे में आ जाएगा यानी डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W अपान n। तो डेल्टा टीबी यानी ये तापमान है, तो तापमान को हम केल्विन में नापेंगे, सेल्सियस में नहीं लेंगे। किस में लेंगे? केल्विन में। केल्विन ये हो गया किलोग्राम, और मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, यहाँ से इसका मात्रक आ गया है। ठीक है, तो आप इसके सूत्र को आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं इस सूत्र पर आपको दो सवाल आपको बताऊंगा, एक एनसीईआरटी का उदाहरण और एक अपने से कोई एक सवाल बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना, क्लियर होने के बाद आप एनसीईआरटी के इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को रोक करके आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन के सूत्र पर आधारित एक उदाहरण जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उदाहरण में दिया है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, यानी बेंजीन का शुद्ध क्वथनांक, मतलब जब बेंजीन अकेला है तब उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर यानी क्वथनांक है वो 353.23 केल्विन है। फिर इसमें 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, मतलब 1.8 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोल देते हैं, तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। यानी अब टेम्परेचर, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, क्वथनांक उसका बढ़ गया। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। विलेय मतलब जो पदार्थ हम घोले हैं उसका हमको मोलर द्रव्यमान यानी अणु भार निकालना है, जबकि इसका भार दिया है, हमको अणु भार निकालना है। बेंजीन के लिए मोलल और उन्नयन स्थिरांक 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है। आपको सवाल में केबी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा दिया होगा, आप इसके जो यूनिट होते हैं उसके ऊपर जरूर ध्यान देते रहिएगा। ठीक है ना, कि वो किस में दिया है, सेल्सियस में दिया है कि केल्विन में दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं बेंजीन का क्वथनांक, जो हम डेल्टा टीवी बराबर पढ़े हैं टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी बढ़े हुए तापमान में से पहले के तापमान को घटा दें तो डेल्टा टीबी पता चल जाएगा। तो बढ़ा हुआ तापमान बेंजीन का कितना है?
तो हम बेंजीन का बढ़ा हुआ तापमान देख रहे हैं 354.11 केल्विन है। तो 354.11 माइनस पहले तापमान था 353.23 केल्विन। ठीक है, तो अब हम इसको घटा देंगे। 11 में से 3 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये 3 5 5 ये बाकी सब 0 हो जाएगा, 0.88 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू पता चल गया 0.88 केल्विन। अब हम डेल्टा टीबी का फार्मूला पढ़े हैं। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबी इंटू विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, वो भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार। हम विलेय को घोले हैं तो विलेय को बी मान लेते हैं, तो बी का भार बटे में बी का अणु भार। ठीक है, और नीचे हो जाएगा डब्लू, तो डब्लू ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर में आ जाएगा कैपिटल डब्लू, और डब्लू किसका है? ए मतलब विलायक। ठीक है, अब हम सारा वैल्यू पुट अप करते हैं। डेल्टा टीबी का वैल्यू हम निकाले हैं 0.88, केबी का वैल्यू दिया है 2.53, तो 2.53 ले लेंगे, इंटू डब्लू बी यानी विलेय का भार कितना दिया? 1.8 ग्राम, तो लिख लेंगे गुणे में 1.8, और नीचे चलेंगे एम बी का अणु भार यानी विलेय का अणु भार हमको निकालना है, तो हमको इसका अणु भार नहीं मालूम है, जबकि विलायक का भार मालूम है। कितना ग्राम है? 90 ग्राम बेंजीन है, तो ये हो गया 90। अब एम को इधर भेजेंगे, इसको इधर ला देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एम बराबर 2.53 इंटू 1.8, नीचे हो जाएगा 0.88 इंटू 90। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉरी 1 मिनट, ये जो वजन है 90, ये किस में दिया है? ग्राम में दिया है, जबकि विलायक का भार किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है। तो 90 को किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 90 को 1000 से भाग करेंगे, 0 से 0 और 2 0 यानी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.09 होगा। तो यहाँ पर हम इसका जो भार लेंगे वो 0.09 लेंगे, 0.09। इधर भी हम ले लेंगे 0.09। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो आंसर हमारा लगभग आना चाहिए। लिखिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 2 जा 18। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर जानता हूँ। इसका आंसर आएगा 58, इसका आंसर आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। इसका अणु भार जो आएगा वो कितना आएगा? 58 ग्राम पर मोल। ओके दोस्तों, तो आप इसे सॉल्व करके ऊपर मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो आप इसको आंसर ला देंगे आप ये आंसर। ठीक है ना? तो आप इस सवाल को देख लीजिए, और इस सवाल को आप चाहें तो आप अपने किताब में उदाहरण में भी देख सकते हैं, वो भी इसी तरह सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब मैं एक सवाल अपने से देता हूँ, और आप उसको चाहें तो रोक कर लगा सकते हैं, वरना उसे मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उदाहरण से ही लिया गया है। इसमें दिया है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। ग्लूकोज अवाष्पशील विलेय है, इसको हम पानी में घोल रहे हैं। तो 1.013 बार दाब पर, यहाँ पर दाब की बात की जा रही है, 1.013 बार दाब पर यह किस ताप पर उबलेगा, जबकि केवी का वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये पानी के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो इसका अणु भार कितना होगा? इसका अणु भार निकालेंगे 12 × 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और 6 ऑक्सीजन है तो 6 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 72, 12, 96। अब हम इसको जोड़ देंगे तो लगभग आएगा 180। ठीक है,
हाँ 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका हमको अणु भार पता चल गया कि 180 ग्राम पर मोल है। और डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, तो मोलों की संख्या अब हमको इसकी निकालनी पड़ेगी। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटे में अणु भार। पदार्थ का भार दिया है 18 ग्राम और अणु भार अभी हमने निकाला है कितना? 180। तो 18 कम 18, 18 दहिया 80, यानी हो जाएगा 0.1 मोल, यानी मोलों की संख्या आ गया 0.1 मोल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, कह रहा है कि 1.013 बार दाब पर यह किस ताप पर उबलेगा। तो हमको तो पानी का ताप दिया ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि 1.013 बार जो दाब होता है वो बराबर होता है 1 एटीएम दाब के। यानी ये जो दाब है 1.013 बार दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक यानी टीबी नॉट जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। ओके, मतलब 1 एटीएम दाब पर जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, या केल्विन में चेंज करेंगे तो 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, आप चाहें तो 373 ले सकते हैं, 0.15 को हटा सकते हैं। ठीक है, तो 373.15 केल्विन होता है। तो हमको ये टेम्परेचर पता चल गया, टीबी नॉट पता चल गया। ठीक है, अब हम सबका वैल्यू रखते हैं। डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी इंटू एन अपान कैपिटल डब्लू। ठीक है, डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हैं? टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट लिख सकते हैं। ओके, और इधर केबी है, केबी का वैल्यू कितना दिया है? तो हम देखते हैं, केबी का वैल्यू दिया है 0.52। तो हम इधर लिखेंगे 0.52 इंटू मोलों की संख्या अभी हमने निकाला है कितना? 0.1 मोल। तो 0.1 और विलायक का भार दिया है 1 किलोग्राम जल, तो इधर हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? टीबी हमको निकालना है किस ताप पर वो उबलेगा। टीबी नॉट हमको मिल गया है 373.15। ठीक, अब इन दोनों का गुणा होगा तो 0.1 अंक और घसक जाएगा, 52 एकम 52 ही होता है, यानी 0.052 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको उधर भेज के जोड़ देंगे, यानी टीबी बराबर हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052। ठीक है, अब हम इसको जोड़ सकते हैं। 373.15 0.052, तो ऊपर एक जीरो ले लेते हैं, जोड़ देते हैं। ये 2, ये 0, ये 2, 5 5 10 0 ऐसे लगाए, 1 1 2, और ये 3 7 3, यानी 373.202 केल्विन पर हमारा जो बॉइलिंग होगा वो शुरू हो जाएगा। यानी जब हम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम पानी में डालेंगे तो इस टेम्परेचर पर वो उबल जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैंने इसको लिख दिया है, आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने इसे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस सारे वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन समझ में आए। ओके दोस्तों, बाय।